हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ, जिसमें प्रश्नावली है 4F। इसका हम आज पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 हम कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे आज 11वां। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। कौन सा कथन है? देखो, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। इसको हमें क्या है, समीकरण के रूप में अभिव्यक्त करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा था? दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। यानी कि इन दोनों के वर्ग करने पड़ेंगे हमको। इन दोनों का वर्ग, इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ दो। इनका योगफल कितना है हमारा? 221। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा उत्तर यही है। अगर वो बोलता है द्विघात समीकरण में के रूप में इसको वो करिए, तो इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, तो हम जितना पूछा गया उतना ही करेंगे। अभी हम 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अभी देखो, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी हम तुलना करेंगे तो abc का मान निकालेंगे हम यहाँ से। देखो, a की जगह पर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे। और b की जगह पे क्या है? 4 है। c की जगह पे क्या है? 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से इसका सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होते हैं रूट में, अपॉन 2a। यहाँ पर हम abc का मान रख देंगे। abc का मान क्या है? देखो, माइनस b का मान है 4 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 4 पे स्क्वायर माइनस 4ac। 4 गुणा a का मान 1, c का मान आ जाएगा 2, अपॉन 2a। a का मान कितना है हमारा? 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस 4 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 2 यानी कि 4 दूनी 8 रूट में, अपॉन नीचे कितना है हमारा? 2। बाकी चीज़ें देखो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, अपॉन 2। 8 का हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? देखो, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको रूट के अंदर रहने देंगे। माइनस 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। 2 का भाग दे देंगे दोनों में। माइनस 4/2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, ठीक है ना। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा। बस हमने 2 का अलग अलग भाग दे दिया है। 2 का भाग 4 में कितना आ जाएगा? -2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा? √2। यही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आसान सा तरीका था। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं इसकी।
तुलना करने पर हमें क्या है, ABC का मान मिल जाएगा। ABC का मान श्रीधराचार्य सूत्र में रख देना है और एंड तक सोल्व करते चलना है, इसका उत्तर आ जाएगा। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। यानी कि उन दो क्रमागत धन विषम संख्याओं का, दो धन विषम संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, उनके वर्गों का योग 290 है, उनका मान हमें निकालना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले माना पहला विषम पूर्णांक x है, दूसरा विषम पूर्णांक x+2 है। एक को तो हमने x मान लिया, ठीक है ना, दूसरे को हमने x+2 क्यों माना ये देख लेते हैं। देखो कोई भी विषम संख्या ले लो जो क्रमागत हैं, जैसे 5 से स्टार्ट कर लो, 5, 7, 9, 11, ये सब कैसी हैं, विषम संख्या हैं। इन दोनों का अंतर देखिए, सबका अंतर 2 अंतर आएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है। यानी कि दो विषम संख्याओं का, जैसे हमें अगली विषम संख्या निकालनी है ना, तो उसमें 2 जोड़ना पड़ता है तब अगली विषम संख्या आएगी। तो 5 में 2 जोड़ दिए 7 आ गए, 7 में 2 जोड़ दिए 9 आ गए, 9 में 2 जोड़ दिए 11 आ गए। ऐसे ही हम x में 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या निकल के आ जाएगी। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 290। इनका वर्ग कर देंगे x का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 290। x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगेगा देखो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 2 गुणा 2 गुणा x ये कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4x आ जाएगा बराबर कितना है, 290। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 290। 290 को हम इस साइड में लिया है, ठीक है ना, 290 को हम इस साइड में लिया तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से 4 को हटाओ कितना बचेगा, माइनस के 286 बराबर 2। अब यहाँ देखिए तीनों संख्याओं में 2 मौजूद है, यानी कि 2 का भाग जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, यहाँ पर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2x, माइनस यहाँ पर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 143, और 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि का तरीका क्या होता है, देखो जो बीच वाली संख्या है ना प्लस के 2x, इसकी जगह पे हमें 2 संख्याएं लेके आनी है, 2 संख्याएं लेके आनी है। और वो 2 संख्याएं कैसे आएंगी, उसके लिए 2 रूल काम में लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है हमारा, गुणा करने पर, यानी कि उन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखो 143। अब हम क्या करते हैं, 143 का चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या आ रहा है। तो 143 का देखो चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि घटाने पर। घटाने पर कितना आना चाहिए, जो x वाला हमारा पद है ना, उसका जो गुणज है वो आना चाहिए, कितना है, 2 है, 2 आना चाहिए। तो हम इसके जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसके देखो 2 गुणनखंड बनते हैं, कौन से, 11 गुणा 13, ठीक है ना, और कोई गुणनखंड है नहीं इसके। और ये देखो 13 में से 11 के कितने बचेंगे, हमारे 2 बचेंगे, यानी कि हमारी 2 संख्या निकल के आ गई, 11 गुणा 13, ठीक है ना। उनको हम यहाँ पर रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा चिन्हों का अंतर पड़ता है। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या है 13 और छोटी संख्या है 11, तो वो कह रहा है घटाने पर।
तो इन दोनों में 13 में से 11 घटेगा, ये हमको पता चलेगा। लेकिन 13 का निशान क्या रहेगा और 11 का चिन्ह क्या रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर जो ये 2x है ना, जो चिन्ह इसका है वही चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। तभी तो देखो 11, देखो तभी तो ऐसे आएगा, 13x में से 11x जाएंगे तभी तो 2x बचाएंगे प्लस के। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे देख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग की दो संख्याओं से और एंड की दोनों संख्याओं में से हम कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन आता है वो। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आएगा, कितना बचेगा देखो अंदर, x प्लस 13। अब इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस दोनों जगह है, और एक 11 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, बचेगा कितना, देखो माइनस हमने बाहर निकाल लिए, कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस जब हम कॉमन लेते हैं ना तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ये दोनों माइनस की है ना तो दोनों प्लस की हो जाएंगी। 11 कॉमन निकाल लो, प्लस 11 का भाग 143 में कितना आ जाएगा, 13 बराबर 0। पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 13। x प्लस 13 हमने कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा, x माइनस के 11 बराबर के 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर के 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस के 11। माइनस के 11 उधर जाएगा तो प्लस का 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये कह रहा है धन विषम पूर्णांक। ये जो विषम पूर्णांक है ना, क्वेश्चन में क्या रखा है, ये धन विषम पूर्णांक है। कैसी है ये, धन विषम पूर्णांक। तो धनात्मक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऋणात्मक आ गया, यानी कि ये तो होगा नहीं। माइनस का 13 क्या होगा, माइनस के 11। तो एक संख्या तो आ जाएगी हमारी, यहाँ पे लिख देंगे अतः संख्याएं, देखो x का मान तो आ गया 11 तथा x प्लस 2 कर दो, 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13। यानी कि जो हम संख्याएं ज्ञात कर रहे थे वो कौन सी आ जाएंगी, 11 और 13। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये यहाँ तक है। बाकी आप अपना पेन एंड पेपर यानी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसमें आप जो भी चीज़ें हैं नोट कर लीजिए, और जो नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम कमेंट में आंसर दे देंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लंबाई 2x है, चौड़ाई कितनी है, x है। कैसे माना, देखो चौड़ाई हमने x मान ली और लंबाई इसकी डबल है यानी कि 2x हो जाएगा। यहाँ लंबाई 2x मान लो, चौड़ाई इसकी आधी हो जाएगी, कैसे ही मान लो इसको। लंबाई 2x मान ली, चौड़ाई हमने x मान ली। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको आयत मान के, क्या मान के, आयत मान के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, उसने कोई भी चित्र दे नहीं रखा, वैसे तो आयत है, वर्ग है, क्या है, लेकिन हम आयत मान के इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारा उत्तर आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, हाँ लिख देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख रहा है, देखो बगिया का क्षेत्रफल कितना, 800 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी है 2x प्लस चौड़ाई हमारी है x बराबर के 800। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर के 800। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, 2 को हम उधर ले जाएंगे, यहाँ ऐसे कर लो, 2 से 400 कट गया, कितनी बार, 800 कट जाएगा 400 बार। ऐसे कर लो, यहाँ 2 पक्षांतर करके तब भी भाग लगना है इसका, कितना आ जाएगा यहाँ पे 400। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका x स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा x, 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20। वैसे आने को तो यहाँ पे प्लस माइनस के 20 आना चाहिए, लेकिन एक चीज़ देखिए, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती।
लंबाई चौड़ाई का भी क्या है ना, माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने क्या लिया है, प्लस का 20 लिया है। ठीक है ना, x का मान आ गया, यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी हमारी 20 और लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी, लंबाई 2x है, यानी कि इसका डबल है, कितना आ जाएगी हमारी 40। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। अब ये देखो हमारी लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आ गई, यानी कि ये जो है ऐसी बगिया हमारी बनाई जा सकती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखना होगा, लास्ट में हम लिख सकते हैं उत्तर जो पूछा गया था वो हमने निकाल लिया, लंबाई चौड़ाई पूछी थी, लंबाई चौड़ाई हमने निकाल ली, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हाँ इस तरह की आयताकार बगिया बनाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे इसको क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर उनकी वर्तमान आयु निकल आएगी तो आ जाएगी, निकल के नहीं निकल के आएगी तो हम क्या लिख देंगे कि यह स्थिति संभव नहीं है, ये लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना दोनों मित्रों की आयु x और 20 माइनस एक्स है। दोनों की आयु का योग कितना है, 20 है। एक को हमने x मान लिया, दूसरी को हम क्या करेंगे 20 माइनस एक्स, यानी कि 20 में से घटा के मान लेंगे। ठीक है, इसको हम वर्तमान आयु बोल सकते हैं। ठीक है ना, वर्तमान आयु। वो कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु, 4 वर्ष पहले जैसे मान लो आज आप 20 वर्ष के, 4 वर्ष पहले आप 16 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है ना, तो 4 वर्ष पहले, जब हम 4 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे दोनों की आयु, इसकी हो जाएगी x माइनस 4, इसकी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 होगी। 4 वर्ष पहले इनकी आयु ये होगी। प्रश्न अनुसार चलते हैं। वो कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, वो 48। ये देखते हैं, देखो x माइनस 4 गुणा 20 माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों गुणनफल कितना दे रखा है, वो 48। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 4, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 20 में से 4 के कितने बचेंगे, 16 माइनस के x बराबर 48। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम x का गुणा करेंगे इस कोष्टक में, तो कितना आ जाएगा, x का गुणा करो 16 में, 16x माइनस x का गुणा करेंगे x में तो माइनस के x स्क्वायर। अब माइनस 4 को गुणा करेंगे इस कोष्टक में, तो माइनस 16 × 48, माइनस को गुणा करेंगे माइनस में प्लस, और 4 गुणा करेंगे x में, कितना आ जाएगा 4x बराबर के 48। ठीक है ना, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये है माइनस के x स्क्वायर, 16x और 4x कितने हो जाएंगे 20x माइनस के 48, और ये 48 को हम इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 48 बराबर के 0। अब हम क्या करेंगे इसमें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 48 कितने हो जाएंगे 96 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे, इधर भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर देखो पूरे में करेंगे हम गुणा, माइनस को गुणा करेंगे इसमें तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस 96 बराबर के 0। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके देखेंगे। गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के हमारे 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम। सबसे पहला नियम है गुणा करने पर। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, देखो 96 आना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, देखो माइनस के 20x पर की जगह पे हम 2 संख्याएं लेके आएंगे, तो 2 संख्याएं लाने के 2 नियम हैं। उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 96 आना चाहिए, और 96 का चिन्ह क्या है, प्लस का, यानी कि जोड़ने पर। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जो बीच वाली संख्या है ना इसका गुणज कितना है 20। तो देख लेते हैं।
उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट मान याद रख लो, नहीं तो जो अपना 96 है इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर देखो 96 गुणनखंड कर लो। यहाँ पर पहले 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 48, फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 24, फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 6, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 3, फिर 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है ना। यहाँ से ऐसी 2 संख्या निकालनी है जिनके जोड़ने पर कितना आ जाए 20 आ जाए। तो देख लेते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने होते हैं 16, ये नहीं आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, ये भी नहीं आएगा। ये हो जाएंगे 16 और 3 19। तो हम इसमें अगर हम ऐसे देखते रहेंगे ना तब भी पता चलेगा ऐसी कोई संख्या हमारी यहाँ पर नहीं आएगी, कोई भी संख्या हमारी यहाँ पर नहीं आएगी। तो हम इसका आंसर में क्या लिख देंगे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः चूंकि यहाँ गुणनखंड, ऐसे कर लेंगे, चूंकि यहाँ समीकरण के हल निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति भी संभव नहीं है, अतः इस प्रकार की स्थिति संभव नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी हमारे। हमने भाई देखो यहाँ पे हल निकाल के देखे, ये समीकरण है, इसके हल निकलेंगे तभी तो इस स्थिति निकलेगी, लेकिन इसका हल ही नहीं निकल रहा। हल नहीं निकल रहा है तो क्या है, इस प्रकार की स्थिति संभव नहीं है, ये हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है ना। और हम डॉक्टर मनोहर रे की जो 10वीं क्लास की गणित की बुक है इसको हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे अपलोड करेंगे वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो अगली वीडियो को मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।